गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजन एवं चरण की, यानी कि किस तरीके से सर्वेक्षण का आयोजन करना है और उसके कौन कौन से मुख्य चरण होंगे। जैसे पार्टन ने लिखा है कि किसी सर्वेक्षण की योजना व संगठन किसी व्यापार को स्थापित करने व चलाने के समान है। दोनों के लिए तकनीकी ज्ञान व कार्यकुशलता, प्रशासनिक योग्यता और विशिष्ट अनुभव व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति व्यापार करता है, उसको करने के लिए, उसको चलाने के लिए एक अनुभव की, एक कार्यकुशलता की, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरीके से सर्वेक्षण को संपादित करने के लिए भी एक कुशलता की, एक योग्यता की और अनुभव की आवश्यकता होती है। सर्वेक्षणकर्ता के पास समय और धन किस मात्रा में है, उसके आधार पर ही योजना को आगे बढ़ाना, योजना निश्चित करना और यथार्थ और विश्वसनीय तथ्य को प्राप्त करने की दिशा में साधक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए सर्वेक्षण का आयोजन उसी अनुरूप करना पड़ेगा जैसे हमारे पास में हमारा उद्देश्य होगा, उसके लिए जितना समय और धन की होगा, उसके हिसाब से हमें सर्वेक्षण की एक योजना बनानी पड़ती है। और सर्वेक्षण की योजना में विभिन्न चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। अध्ययनकर्ता को पहला है समस्या का चुनाव, यानी कि किस का हमें अध्ययन करना है, हमारी समस्या क्या है। किसी भी सर्वेक्षण योजना बनाने से पहले ये आवश्यक है कि उस समस्या का चुनाव किया जाए जिसके संबंध में सर्वेक्षण करना है। अब विषय का चुनाव कैसे करना है, इसके संबंध में कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पहला, सर्वेक्षण का विषय ऐसा हो जिसमें अनुसंधानकर्ता की रुचि हो, क्योंकि अगर रुचि के अनुसार नहीं होगा तो सर्वेक्षणकर्ता उसे अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा और रुचि होने पर वो अधिक परिश्रम से कार्य करेगा और विषय की गहराई तक पहुंचने का भी प्रयास करेगा। दूसरा, विषय ऐसा होना चाहिए जिसके संबंध में थोड़ा बहुत अध्ययनकर्ता को पूर्व ज्ञान हो, जिससे पूर्व ज्ञान सर्वेक्षण को सुनिश्चित ढंग से आयोजित करने में अत्यधिक सहायक होता है। उसे सहायता प्राप्त होती है सर्वेक्षण को आयोजन करने में। तीसरा, जैसे शुरू में बताया कि साधन कितने हैं, समय और धन कितना है, उसके आधार पर भी सर्वेक्षण का विषय जो है उसी के अनुरूप होना चाहिए। उसके अलावा है विषय का चुनाव करते समय उसकी उपयोगिता क्या होगी, ये भी देखना या उसके प्रति सचेत रहना भी आवश्यक है, क्योंकि विषय का चुनाव करते समय उसके संबंध में सर्वेक्षण होने पर ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ उसके द्वारा कौन सा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। क्योंकि सामान्यतः सर्वेक्षण के लिए विघटनकारी सामाजिक समस्याओं को चुना जाता है, जैसे बेकारी, अपराध, छात्रों में अनुशासनहीनता, दहेज प्रथा, बाल विवाह और अन्य इसी तरह का कोई भी विषय जिसमें कि जो समाज में समस्या पैदा करते हैं, उन विषय को सर्वेक्षण का हम एक विषय बना सकते हैं या उसके द्वारा सर्वेक्षण के द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा चरण है, जब हम समस्या का चुनाव कर लेते हैं तो सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, ये पहले निश्चित कर लेना आवश्यक होता है कि इसके सामान्य उद्देश्य क्या होंगे, इसके विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे। क्योंकि उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद ही उसका क्षेत्र जो है वो निर्धारित करना होगा। कार्यकर्ताओं की संख्या, समय, धन आदि के खर्चे का अनुमान लगाया जा सकता है और सर्वेक्षण के स्रोत कौन कौन से होंगे, ये भी सर्वेक्षण के उद्देश्यों पर ही निर्भर
करता है। तीसरा है अध्ययन का क्षेत्र का निर्धारण, कि कौन से क्षेत्र में हमें अध्ययन करना है। समस्या का चुनाव कर लिया हमने, उद्देश्य का चुनाव कर लिया, उसके बाद किस क्षेत्र में हमें अध्ययन करना है, ताकि उससे संबंधित जो विभिन्न पक्ष हैं उसके तथ्यों को हम संकलित कर सकें। अध्ययन की इकाई क्या है, वो व्यक्ति है, समूह है, समुदाय है, गांव है, नगर है, हमने किस भौगोलिक क्षेत्र को माना है। मान लीजिए हमें श्रमिकों का अध्ययन करना है या किसानों का अध्ययन करना है, तो कौन से किसानों का अध्ययन करना है, कौन से श्रमिकों का अध्ययन करना है, किस व्यवसाय में लगे हुए जो श्रमिक हैं, किस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले श्रमिक हैं, उनका हमें अध्ययन करना है, और श्रमिक हम किसे मानेंगे, ये सब चीज़ें पहले डिसाइड कर लेनी आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक तैयारियाँ। इसमें पहले विषय से संबंधित जो साहित्य होता है, जो भी हमने समस्या का चुनाव किया है, वो उसका साहित्य का अध्ययन आता है। इससे विषय के संबंध में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है और अध्ययन में स्पष्टता आएगी, क्योंकि किसी भी विषय के बारे में जितनी हमें अधिक जानकारी होगी तो उतना ही हमारा अध्ययन करना आसान हो जाएगा, और उससे ये भी पता चलेगा कि अध्ययन के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ उपयुक्त हैं। इसके अलावा यह भी अनुमान हो जाएगा कि विषय से संबंधित कौन से पक्ष महत्वपूर्ण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। इससे सर्वेक्षणकर्ता का क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलकर अनौपचारिक बातचीत भी संभव है, और क्षेत्र में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उनका अनुमान भी अध्ययनकर्ता को हो जाता है कि उसकी सूचना तक पहुँच है या नहीं है। इसके अलावा निदर्शन का चुनाव। अगर मान लीजिए हमारा अध्ययन का समूह बड़ा है तो उसमें हमें निदर्शन का चुनाव करना आवश्यक होता है, क्योंकि अध्ययन की इकाइयों का सभी का पूर्ण रूप से अध्ययन करना कठिन होता है। इसलिए निदर्शन आवश्यक है, क्योंकि सर्वेक्षण के जो साधन हैं और समय हैं वो सीमित होते हैं, और अगर हम उचित निदर्शन का चयन कर लेते हैं तो हमारे समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, श्रम की भी बचत होती है। उसके अलावा बजट व समय सूची का निर्माण, कि हमारे पास में कितना पैसा है और कितना इसमें लगेगा। जो हम अध्ययन करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, सर्वेक्षण के विभिन्न मदों पर कितना कितना खर्चा आएगा, कितना उसमें समय लगेगा, और उससे करीब 10% अधिक धनराशि की जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए, क्योंकि कुछ आकस्मिक ऐसे खर्चे होते हैं जो जिनके बारे में अनुमान नहीं होता और वो निकल जाते हैं। तो विषय क्षेत्र, कार्यकर्ताओं की संख्या, अध्ययन कार्य में लगने वाले समय, इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें हमारा कितना समय और धन लगेगा। उसी के अनुपात में हमें अपने बजट का निर्धारण करना चाहिए। सर्वेक्षण के किस चरण में कितना समय लगेगा ये पहले से निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मान लीजिए एक चरण में ज़्यादा समय दे देते हैं तो दूसरा जो हो सकता है वो महत्वपूर्ण चरण हो, पक्ष हो, उसमें हम समय कम दें, तो ऐसे में अध्ययन इफेक्टेड होता है। तो इन सब चीज़ों का पहले से अध्ययनकर्ता को ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसके अलावा अध्ययन पद्धति का चुनाव और अध्ययन उपकरणों का निर्माण, यानी कि अध्ययन के लिए कौन सी पद्धतियाँ हम इस्तेमाल करेंगे, और तथ्य संकलन के लिए अनुसूची या प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। यदि साक्षात्कार पद्धति से सर्वेक्षण करना है तो साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका भी बनानी पड़ती है। इन प्रपत्रों को सावधानीपूर्वक जो है तैयार करना आवश्यक होता है, क्योंकि इनकी रचना पर ही हमारा पूरा अध्ययन निर्भर होता है। उसके अलावा कार्यकर्ताओं का चयन व प्रशिक्षण, अध्ययन के लिए कितने कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, और कार्यकर्ताओं का चुनाव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि उनमें ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, धैर्य, दूरदर्शिता जैसे गुण होने चाहिए, और उन्हें सर्वेक्षण कार्य का अनुभव हो, उन्हें ज्ञान हो
कि प्राप्त सामग्री का संपादन, वर्गीकरण और सारणीयन कैसे किया जाता है, क्योंकि जितना कुशल सर्वेक्षणकर्ता होगा उतनी ही कुशलता के साथ वह तथ्यों का संकलन कर सकेगा, जो कि अध्ययन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा सर्वेक्षण का संगठन, यानी कि अगर बड़ा सर्वेक्षण है उसको संचालित करने के लिए एक केंद्रीय कार्यालय स्थापित करना पड़ता है, जहां सब कार्यों का संपादन करना होता है। विभिन्न कार्यकर्ताओं का एक दल के रूप में संगठित करना पड़ता है। सर्वेक्षण को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए एक सर्वेक्षण समिति बनाई जाती है, जो सर्वेक्षण के प्रारंभ से लेकर के प्रतिवेदन तैयार करने तक के सब कामों की देखभाल करती है, जैसे बजट बनाना, उप समिति कार्यक्रम, यंत्र निर्माण उप समिति और प्रतिवेदन उप समिति। ये सब चीज़ें मतलब जब हमारा सर्वेक्षण कार्य वृहद स्तर पर होता है तब इस तरह के सर्वेक्षण संगठन की आवश्यकता होती है। उसके अलावा पूर्व परीक्षण और पूर्वगामी सर्वेक्षण, अध्ययन कार्य के लिए जिन पद्धतियों का और प्रविधियों का, उपकरणों का इस्तेमाल हमें करना है, पहले उन्हें छोटे पैमाने पर लागू कर उसकी जांच कर ली जाए कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या दोष है, ताकि उन्हें प्रारंभ में ही दूर किया जा सके। क्योंकि हम मान लीजिए सारी बना करके और सर्वेक्षण कार्य के लिए चल देते हैं और तब हमें कमियां नजर आती है, तो उस समय हमारे पास समय और धन दोनों का नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। और पूर्वगामी सर्वेक्षण का संबंध संपूर्ण अध्ययन से होता है कि पहले छोटे पैमाने पर सर्वेक्षण किया जाता है। इससे तथ्य और समय का पता लग जाता है और सर्वेक्षणकर्ताओं की कार्यक्षमता का पता चलता है कि वे सर्वेक्षण करने में योग्य है अथवा नहीं। उसके अलावा समुदाय को तैयार करना, समुदाय को तैयार करना मानसिक रूप से आवश्यक होता है, जिनका हमें सर्वेक्षण करना हो। मान लीजिए हम किसी के पास भी जा कर के बातचीत करना प्रारंभ कर देते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो आपके प्रश्नों का उत्तर देगा, क्योंकि अपरिचित लोगों को सूचना देने से व्यक्ति घबराता है। अतः संदेश वाहन साधनों से सर्वेक्षण के उद्देश्यों से भली भांति परिचित कराया जाना आवश्यक होता है। उसके अलावा तथ्यों का संकलन, जब वास्तविक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होता है, इस स्तर पर सर्वप्रथम जो अध्ययन करता है तथ्यों का संकलन करता है, क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ करता है और तथ्यों के संकलन के लिए अवलोकन विधि, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, पथ प्रदर्शिका, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति आदि का सहारा वो लेता है। और इस स्तर पर परगणकों पर जो अध्ययन करता है उन पर पूरा ध्यान रखा जाता है। जो तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं उसमें ये भी सावधानी रखी जाती है कि तथ्य पूर्णतः पक्षपात रहित होकर एकत्रित किए जाए और जो भी अध्ययन करता है वो अपने पूर्वग्रह या अपना जो भी किसी भी समस्या के संबंध में उनका कोई अपना मौलिक विचार या अपना कहना चाहिए पूर्व विचार होता है, उससे मुक्त होना आवश्यक है। क्योंकि हमें तथ्यों को एकत्रित करना होता है, जो उत्तरदाता है उसके अनुरूप वो क्या कहना चाहता है उस समस्या के बारे में, उस तथ्यों को इकट्ठा करना, उसके मत को जानना आवश्यक होता है और उसी के आधार पर सामग्री को एकत्रित किया जाना चाहिए। और आवश्यकता अनुसार जो तथ्य हैं उनमें अवलोकन विधि का भी सहारा लिया जाना चाहिए, ताकि जो सामग्री एकत्रित की जा रही है उसकी सत्यता की भी जांच हो सके। मान लीजिए हम बातचीत करते हुए कोई उत्तरदाता अपना मत बताता है, तो उसके बारे में अवलोकन भी साथ साथ हमें कर लेना चाहिए कि उसकी बात जो है वो जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं उससे कितनी सही हैं या उससे कितनी मेल खाती हैं। उसके अलावा तथ्यों का वर्गीकरण और संपादन, जब हम तथ्य एकत्रित कर लेते हैं उसके बाद उनमें पाई जाने वाली कमियों को दूर करना और जो अनावश्यक सूचनाएं हैं उनको निकाल देना भी जरूरी होता है। और सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से इसमें किया जाता है। उत्तरदाताओं से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उन उत्तरों को श्रेणी में बांटने को
ही संपादन कहते हैं। विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं समानता और विषमता के आधार पर। इसके बाद सर्वेक्षण के उद्देश्यों के आधार पर तथ्यों को विभिन्न वर्गों में विभाजित और वर्गीकृत कर लिया जाता है। तथ्यों में का वर्गों में विभाजन एवं वर्ग निर्माण की प्रक्रिया ही वर्गीकरण कहलाती है। समान प्रकृति के तथ्यों को अलग अलग वर्गों में रख लिया जाता है। वर्गीकरण के आधार पर जो विभिन्न घटनाएं हैं, दशाएं हैं, अवस्थाएं हैं, उनकी तुलना की जाती है और उनके संबंधों और सहसंबंधों को ज्ञात किया जाता है। सारणियन में वर्गीकृत तथ्यों को संक्षिप्त रूप प्रदान करने के लिए संख्यात्मक सारणियों में रखा जाता है। इसके बाद है तथ्यों का विश्लेषण व सारणियन। यहाँ एकत्रित तथ्यों का अर्थ निकाला तथा विभिन्न घटनाओं के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है कि जो तथ्य एकत्रित किए हैं उनका अर्थ क्या है, विभिन्न जो घटनाएं हैं उनके बीच में क्या सहसंबंध है, कार्य कारण, किस कारण से कौन सी घटना घटित होती है, यह विवेचना की जाती है कि किसी विशेष दशा परिणाम के लिए कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं और इससे वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले और सामान्यकरण करने में मदद मिलती है। यहाँ अध्ययन समस्या के परिणामों को ज्ञात किया जाता है और समस्या के समाधान हेतु सुझाव दिए जाते हैं। यानी कि जो तथ्य हैं समानता के आधार पर, विभिन्नता के आधार पर अलग अलग करके अलग अलग वर्गों में विभाजित करने का कार्य करने के पश्चात किन कारणों से कौन सी घटनाएं और कौन सी घटनाएं आपस में संबंधित और सहसंबंधित होती हैं, ये सब निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और अंतिम जो चरण है उसका है प्रतिवेदन का निर्माण व प्रकाशन। यानी कि यह सर्वेक्षण का अंतिम चरण है और सर्वेक्षण के परिणामों को प्रतिवेदन में समुचित स्थान दिया जाता है। सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है, समाधान हेतु सुझाव दिए जाते हैं, वो सुझाव व्यावहारिक और साधनों की सीमा के अनुरूप हों। प्रतिवेदन में आवश्यकता अनुसार बिंदुओं और रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। बिंदु और रेखा का कि कौन सी चीज़ किस लिए क्या बताई गई है और उसका क्या अर्थ है वहाँ पर। प्रतिवेदन की भाषा सरल और बोधगम्य होनी चाहिए ताकि सभी लोग उसे आसानी से पढ़ सकें। यानी कि जो एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तैयार की जाती है, उसे हम प्रतिवेदन कहते हैं। जब हमारे सर्वेक्षण का कार्य कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तब प्रतिवेदन तैयार होते हैं। तो प्रतिवेदन में सुझाव व्यवहारिक हों और कौन सा बात किस लिए कही गई है उसे रेखा और बिंदु के माध्यम से भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है और भाषा ऐसी हो जो सबके अनुरूप हो, सरल हो। इसी के साथ हमारा सामाजिक सर्वेक्षण का जो टॉपिक है वो पूर्ण होता है। धन्यवाद।